बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। तो आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सेशन जो है ये एमसीक्यू बेस्ड सेशन है। इसके माध्यम से हम कई चीज़ें करने वाले हैं। ये सेशंस जो है आपके लिए हर एक पेपर में हेल्प करेगा। तो जो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है इस तरह है। हिंदी में अगर मैं बातचीत करूं तो 1857 जो का विद्रोह है, 1857 का जो विद्रोह है, उस वक़्त भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। गवर्नर जनरल की बातचीत करें तो हमारा भारत का गवर्नर जनरल 1857 में कौन था। तो इसके रिगार्डिंग जब भी आपके सामने बातचीत आए तो आपका आंसर जो होना चाहिए, आंसर होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। क्या होना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग। अगर हम बातचीत करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के 1857 के समय गवर्नर जनरल है। इसके अलावा जब 1857 का विद्रोह होता है तो इस विद्रोह का आगाज़ समय से पहले 29 मार्च जो है 29 मार्च 1857 से बैरकपुर छावनी जो है वहाँ से इसका शुभ आरंभ हो जाता है। इसको करने वाले जो व्यक्ति है हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी हैं। वो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर 4 सैनिकों को मार देते हैं और ब्रिटिशर सैनिक है। जब इन 4 सैनिकों को ये मार देते हैं तो मारने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो वहाँ से ही इस आंदोलन का आगाज़ कर देते हैं। एक मिनट ना, जब इस आंदोलन का आगाज़ हो जाता है तो आगाज़ के बाद अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं। 8 अप्रैल 1857 की डेट है। ये घटनाएं आपको याद रखनी है। ये आपके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब ये सारी की सारी घटनाएं हो रही है, जब घटनाएं हो रही है, एक मिनट रुकना, ये सारी की सारी जब पैरेलल घटनाएं हो रही है तो एक्चुअल में जो आंदोलन की डेट निर्धारित की थी, 1857 के आंदोलन की जो डेट निर्धारित की थी, तो वो डेट जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 10 मई 1857 की डेट निर्धारित की थी। पर समय से पहले ये आंदोलन हो गया और पहले भारत के क्रांतिकारी मंगल पांडे को अंग्रेज हैंग्ड कर देते हैं। इसका कारण था कार्टिज एनफील्ड से भरी हुई जो राइफल थी उसका यूज़ करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर जब हम बातचीत करें तो 2 चीज़ें आपको यहाँ से और याद रखनी है। नंबर 1, अगर मैं आपको एक खेल बताऊँ तो 1858 का एक्ट है। इस एक्ट से पहले अगर हम बातचीत करें तो गवर्नर शब्द यूज़ होता था। इसके बाद एक वाइसरॉय शब्द आया, वाइसरॉय। और भारत के पहले जो वाइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग है, अंतिम वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और साथ में भारत के पहले वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर दोबारा ध्यान से सुनिएगा। 1858 का जो एक्ट होता है उसमें गवर्नर शब्द को बदलकर उसकी जगह वाइसरॉय शब्द लाया जाता है और इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की जाती है 1857 के विद्रोह के बाद कि जो भारत के पहले वाइसरॉय होंगे उसे लॉर्ड कैनिंग कहा जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आगे जो है लॉर्ड वेलेस्ली, तो इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसे बोलते हैं सहायक की संधि। इतना याद रखना भी के लिए, सहायक संधि ये क्या थी। जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। सहायक संधि 1798 में इसको इन्होंने चलाया था।
इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, और इसके तहत जो हैदराबाद था वो पहली रियासत थी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर कोई राजा किसी दत्तक पुत्र को गोद लेता था तो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, ये पैटर्न था। लॉर्ड बेल्जली की जो सहायक संधि है उसमें यह लिखा था कि अगर कोई भारतीय इस संधि के ऊपर साइन करता है तो अंग्रेज उसे सैनिक सेवा देते थे, और सैनिक सेवा का जो सारा का सारा खर्चा उठाना पड़ता था उस राजा को उठाना पड़ता था, और इस सैनिक सेवा की देखभाल करने के लिए एक ब्रिटिश कमांडर रखा जाता था जिसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। वो इस सेना की देखभाल करता था और साथ में राजा के जो इंटरनल मैटर होते थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी ब्रिटिश एम्पायर को दिया करता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी। उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में ज़्यादा कुछ पता ना हो पर एक चीज़ तो आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है, और वो चीज़ जो है वो चीज़ ये है कि इनके टाइम में 1883 में एक बिल पास हुआ जिसे रिपन बिल कहते हैं। इस बिल के तहत यूरोपियन जजों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। पहली नियमित तौर पर जनगणना 1881 में इन्हीं के टाइम में होती है। ये चीज़ें आपको लॉर्ड रिपन से रिलेटेड जो है याद रखनी है। पहला फैक्ट्री अधिनियम इन्हीं के टाइम में पारित होता है, 1881 में ही ये भी पारित होता है। तो ये चीज़ें जो थी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो आपके सामने क्वेश्चन है वो इस तरह है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? लास्ट मुगल एम्परर कौन था? तो इसका सही आंसर जो है बहादुर शाह जाफर है। अगर हम सेकंड लिखें तो सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। बहादुर शाह जाफर सेकंड जो थे मुगल वंश के अंतिम राजा, मुगल वंश जो था मुगल वंश के अंतिम राजा, मुगल वंश के अंतिम राजा, जो मुगल वंश है उसके अंतिम राजा है कौन? बहादुर शाह जाफर। अगर बातचीत करें तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो ये दिल्ली से उस विद्रोह को क्या करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। कहाँ से? दिल्ली से। ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे, 82 वर्ष के थे, और इन्हें अंग्रेज जो है क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। जो लाल किला है वहाँ से, लाल किला से इनको अरेस्ट किया जाता है, और लाल किला से अरेस्ट करने के बाद इन्हें जहाँ भेजा जाता है वो प्लेस है रंगून। याद कीजिए रंगून जो है म्यांमार वर्मा में पड़ता है, एक जेल थी। वहीं पर अंत में जो बहादुर शाह जाफर है 1862 में अपने प्राण त्याग देते हैं। वो गाना याद कीजिए, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया टेलीफोन, पिया की याद सताती है। तो बहादुर शाह जाफर सेकंड को अंग्रेज यहाँ पर भेजते हैं। जब हम बातचीत करें तो बहादुर शाह जाफर जो थे जाफरनामा से कविताएं लिखा करते थे, शायरो शायरी लिखा करते थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। जो लाल किला से जब इनको उठाया गया तो यहाँ पर खूनी दरवाज़ा है, इसके आस पड़ोस में खूनी दरवाज़ा है, जहाँ पर 3 जो मुस्लिम थे उनका अंग्रेज़ों ने मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी। तो खूनी दरवाजे के नाम से जो जाने वाला प्लेस है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? दिल्ली का जो लाल किला है उसके आस पड़ोस में देखने को मिलेगा। ये आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो जो अन्य चीज़ें आपको याद रखनी है वो यहाँ से कुछ नहीं याद रखनी है। एक चीज़, जो बहादुर शाह जाफर था उनके जो बख्त खान थे वो सेनापति थे 1857 के विद्रोह के दौरान। ये भी हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट घटना है या इम्पोर्टेंट तथ्य है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस अकर्ड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है कब हुआ था? 1857 में ये हुआ था। 1857 के साथ साथ ही ये 85 वाली डेट याद रखना। इस वक्त कांग्रेस का गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको कहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले तो
इसके संस्थापक की बातचीत करें तो A.O. ह्यूम है, जो तेजपाल यूनिवर्सिटी है, गोकुलदास संस्कृत की यूनिवर्सिटी मुंबई में है। पहले पुणे में ये मीटिंग निर्धारित हुई थी, पर बाद में इस मीटिंग को शिफ्ट किया गया क्योंकि उस दौरान पुणे में अकाल पड़ा था, प्लेग से ये एरिया ग्रसित था, कुछ एक समस्याएं थी। तो जहाँ पर हुआ वो आपको अच्छे से याद रखना, इस जगह पर इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा आगे जो है, आगे का जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, ध्यान से देखिए। व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी। ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर की कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की पॉलिसी थी। साम्राज्यवाद का मतलब कि जो भारतीय टेरिटरी थी उसको अपने अधीन करने वाली जो पॉलिसी थी उसको हम इंपीरियल पॉलिसी कहेंगे। एनेक्सेशन ऑफ झांसी, देखो झांसी का जो एनेक्सेशन किया था, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में जो मिलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी है और उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसी को हम हस्तांतरण का प्रिंसिपल कहते हैं। इसी को हम जो कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसी को लैप्स की नीति कहते हैं। तो लैप्स की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हस्तांतरण की नीति जो थी वो कौन सी थी? वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसे जिस व्यक्ति ने चलाया लॉर्ड डलहौजी था। और झांसी को लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत 1854 के आस पड़ोस में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। झांसी कहाँ पर है? झांसी आपको यूपी में देखने को मिलता है, जहाँ से 1857 के रिवोल्ट का जो जश्न या नेतृत्व जो किया तो हमारी मनुलतिका झांसी की रानी ने की। उसके बाद जो नेक्स्ट सी जो ऑप्शन लिखा है, सी ये लिखा है विथड्रॉल ऑफ नाना साहिब पेंशन। ध्यान से सुनना, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय का नाम सुना होगा, पेशवा बाजीराव सेकंड, आपने नाम सुना होगा, काफी नाम सुना होगा, बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो मराठाओं के सरदार है। मराठाओं में पेशवा जो था सबसे उच्च पद होता था, इसी को प्रधानमंत्री कहते थे। प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उसी तरह मराठा जो साम्राज्य था उसमें पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अच्छे से याद रखना, ये पेशवा थे और पेशवा को उस वक्त ब्रिटिश सरकार पेंशन दिया करती थी। इनको स्पेशल राइट दे के रखा था, विशेष राइट दे के रखा था, विशेष राइट, विशेष अधिकार। और ये जो विशेष अधिकार था ना, विशेष अधिकार, इस अधिकार के तहत, विशेष अधिकार के तहत, मेरी बात ध्यान से सुनना, विशेष अधिकार के तहत पेंशन दी जाती थी। जो पेशवा होता था उसको पेंशन दी जाती थी, पर जो नाना साहिब है वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र है, एडॉप्टेड सन है, क्योंकि इनकी संतान नहीं थी। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय का निधन हो जाता है तो उस दौरान अंग्रेज लोग जो है, जो राइट उन्होंने पेशवा को दिए थे, उन राइट से मुकर जाते हैं। इसमें पेंशन भी शामिल थी। जब इनकी पेंशन बंद की जाती है तो जो नाना साहिब है उनको काफ़ी बुरा लगता है और वो कानपुर से अंग्रेजों के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी। तो ऑल ऑफ अबव जो है इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैटर्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे एंजॉय कीजिएगा। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर कुछ एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जाफर वॉज द रूलर ऑफ, बहादुर शाह जाफर कहाँ का रूलर था? देखिए, वॉज द रूलर ऑफ, किस वंश का रूलर था? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्या थे? मुगल वंश के अंतिम राजा हुआ करते थे। जाफरनामा से ये क्या लिखते थे? पोइट्री लिखा करते। जाफरनामा, जाफरनामा अगर हम बातचीत करें तो ये जो था, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद मुगल वंश का अंत हो जाता है, इन्हें रंगून भेजा जाता है और रंगून में इनकी डेथ होती है। अभी पीछे बता चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है उसको भी ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले कुछ एक बच्चों की जो डिमांड थी, उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, बच्चों की डिमांड थी और उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पेड कोर्स लॉन्च किया। यह पेड कोर्स जो था, हिमाचल के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो किसी का एग्जाम हो जहां पर जीएस आता है और जहां पर इंग्लिश हिंदी आती है, जहां पर करंट आता है, क्योंकि लगातार मैं 2016 से प्रयासरत हूं, कई पेपर निकाले, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई और अभी भी उस फील्ड से जुड़ा हूं और तैयारी में प्रयासरत हूं। तो एक अनुभव सा हो गया है। उस अनुभव से क्या हो रहा है कि जो पेपर आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें लगभग क्या हो रहा है, उससे 65 से लगभग 70 के अप्रॉक्स क्वेश्चन जीके के हो या हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, वो बच्चों को आ रहे हैं और उससे बच्चों को हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिल रही। तो बच्चे कुछ एक बच्चों ने ईमेल किया, कुछ एक के कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि सर आप पेड क्लासेस कर दीजिए। उनसे पूछने के बाद एक निर्णय लिया और फीस भी उनके निर्णय के बाद ही डिसाइड की गई। और फीस का जो स्ट्रक्चर है, आप अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। एक महीने की हमने जो फीस निर्धारित की है 299 रुपये, इसमें आपको होलिस्टिक जीएस मिलेगा। सिर्फ करंट को छोड़ दिया जाए तो करंट के जो है एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। अगर करंट भी इसमें हम इंक्लूड करें तो 150 रुपीज़ में करंट, सारा का सारा जो करंट है वो आपको पढ़ाया जाता है। ये 299 जो थी एक महीने की फीस निर्धारित की। जैसे आगे अगर कोई बच्चा मान लो 3 महीने के लिए आता है तो 3 महीने की अगर मैं फीस आपको बताऊं तो मात्र 799 रुपये। कितने? 799। और अगर आप 6 महीने के लिए आते हैं तो मात्र 1499 रुपये। और अगर साल के लिए आते हैं तो मात्र आपको फीस देनी पड़ेगी 2999 रुपये। तो ये फीस निर्धारित की। अब क्लास की टाइमिंग जो है, क्लास की टाइमिंग भी एक बार सुन लीजिए। क्लास की टाइमिंग जो है वो इस तरह है, ध्यान से सुनना। सुबह 6 बजे करंट की क्लास होती है। इसमें आपको दोनों टाइप का करंट पढ़ाया जाता है, एचपी का करंट, और साथ में इंडिया की बात करें और हम पूरे नेशन की बातचीत करें, इंटरनेशनल की बातचीत करें, दोनों टाइप का करंट आपको यहाँ पर कवरअप करवाया जाता है। पीडीएफ रहती है, नोट्स रहते हैं साथ में। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो शाम को जीएस की क्लास होती है। शाम को क्या होती है? जीएस की क्लास होती है और वो 8 बजे होती है। कितने बजे होती है? 8 बजे। शाम के 8 बजे जीएस की क्लास होती है। इसके साथ साथ ही बीच में जब भी टाइम मिलता है 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, तो ये जो आपके साथ में आज क्लास कर रहा हूँ, कभी भी ये 7 बजे कई बार कर लेता हूँ, कई बार बीच में 7:30, 6:15 ऐसे करके ये क्लास आती रहती है। इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं, पर आपको ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। तो ये जो एमसीक्यू है 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का जो ये सेशन है, तो उसमें इस पैटर्न को हम करते हैं इससे, ताकि बच्चे जान सके कि कहीं ना कहीं किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है। आपका वीकली मॉक टेस्ट भी होता है और उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस जीएस पैटर्न में रहती है। और मात्र अगर हम बातचीत करें तो जो ये कोर्स की कॉस्ट बनती है 129 प्लस अगर हम 150 करें, तो अगर आप इसको प्लस कर लेंगे तो कितना बनेगा? ध्यान से देखिए कितना बनेगा। तो लगभग अगर आप देख पा रहे हैं तो 450। अगर फिर भी आपको लगता है कि 450 काफ़ी ज़्यादा है, और मैं दूसरी श्योरिटी यहाँ क्या लेता हूँ कि दूसरी श्योरिटी ये है कि अगर आप लगभग ऐसे मान के चलो कि 450 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इसको वेस्ट नहीं बोलूँगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको श्योरिटी इससे कह रहा हूँ कि 65 से 75 क्वेश्चन जो है पढ़ाई में से आए हैं और मेरे पास वीडियो रिकॉर्डर है।
अगर मैं पीछे जितने भी प्रीवियस टाइम के पेपर हुए, चाहे एचएस की बात करूं, लाइट की बात करूं, सेक्रेट की बातचीत करूं, हाल ही में जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ उसकी बातचीत करूं, जितने भी जेओ के एग्जाम हुए उसकी बातचीत करूं, और जीके सेक्शन की बातचीत कर रहा हूं मैं। करंट पढ़ाना अभी अभी शुरू किया, पर जीके पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो उस सेक्शन में क्या हुआ है, 65 से 75 मतलब 70 के अप्रॉक्स लगभग क्वेश्चन आए हुए। तो अगर कोई व्यक्ति इसे ज्वाइन करना चाहता है तो क्लास यूट्यूब पर ही होती है, पर ये प्राइवेट क्लास रहती है। तो मेरा नंबर है 9625392020, वो इस पर कांटेक्ट कर सकता है। फीस जो होती है ऑनलाइन ही होती है, गूगल पे या फिर अकाउंट के थ्रू ये पेमेंट होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है और घर में है या वो जॉब में है और सुबह शाम तैयारी करना चाहता है तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। ये एक छोटी सी मुहिम है, इस मुहिम का हिस्सा बनिए ताकि हम हिमाचल को एक एजुकेशन हब बना सके। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते हैं उन तक ये एजुकेशन की मुहिम पहुंचा सके। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम का। धन्यवाद। जय हिंद।